दूसरी तरफ रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाना यूरोप के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। हंगरी साफ मना कर चुका है कि वो यूरोपियन यूनियन के इस प्रस्ताव के साथ नहीं है। इसीलिए अब हंगरी को मनाने में यूरोप के कई बड़े देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन के बड़े अधिकारी भी लग गए और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष खुद हंगरी के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। उनके दौरे का मकसद केवल हंगरी के प्रधानमंत्री को मनाना बताया गया। इसकी जड़ में रूस का वही तेल और गैस है जिस पर यूरोप दो धड़ों में बंट चुका है। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो पूरी तरह रूस के तेल और गैस पर निर्भर हैं। वो जंग के मसले पर यूक्रेन का साथ तो दे सकते हैं, लेकिन तेल और गैस का इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते। हंगरी ऐसे ही मुल्कों में है जो यूरोपियन यूनियन के नए प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हो गया। हंगरी ने साफ कहा कि पूरी तरह बैन लगाना अर्थव्यवस्था पर परमाणु हमला करने जैसा होगा। लेकिन हंगरी की ये साफ गोई यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़ाने वाली है। खतरा इस बात का है कि अगर बाकी मुल्क भी हंगरी के रास्ते पर चल पड़े तो उसकी साख पर बट्टा लग जाएगा। इसीलिए हंगरी के विरोध वाले बयानों के फौरन बाद हंगरी को मनाने की कोशिश शुरू हो गई। दावा है कि हंगरी को रूस के गैस और तेल का विकल्प ढूंढने में मदद देने का भी भरोसा दिया गया, लेकिन किसी भी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। खबर है कि यूरोपियन कमीशन की तरफ से हंगरी को कोई मजबूत विकल्प नहीं दिया जा सका, जबकि हंगरी चाहता है कि रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद करने से पहले मजबूत विकल्प तैयार हो। यही बात हंगरी के वित्त मंत्री ने एक दिन पहले कही। उन्होंने तो अपने बयान का वीडियो फेसबुक पर ही डाल दिया। हालांकि खबर है कि कुवैत तेल और गैस की लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश में है। हंगरी को भी इस वक्त अपनी जरूरतों के लिए कुवैत जैसे ही किसी देश की सख्त जरूरत है। अब तक यूरोप के बाजार तक कुवैत की पहुंच नहीं है, लेकिन अगर हंगरी से कुवैत की डील हो गई तो दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो देशों की सेनाओं ने अलग अलग मोर्चों पर जमकर अभ्यास किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें कई टैंक एक मैदान में दौड़ते दिखाई दिए। वहीं उन पर सवार सैनिक हमले की तैयारी करते नजर आए। सबसे पहले टैंक को टारगेट की तरफ घुमाया गया और फिर एक साथ कई राउंड गोले दागे गए, जिसके बाद गोलाबारी की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। यही नहीं, नेटो देशों के जवान तोप चलाने की भी ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें कई सैनिक तोप में गोले लोड करते नजर आए। वहीं जैसे ही तैयारी पूरी हुई उन्होंने टारगेट पर ताबड़तोड़ हमले किए, जबकि जहां पर यह युद्धाभ्यास चल रहा था वहां से कुछ दूर सैनिक भी दिखाई दिए जो पूरे ऑपरेशन पर दूरबीन से नजर बनाए हुए थे। बताया गया कि इस युद्धाभ्यास में नेटो देशों के सैनिकों ने जर्मनी से आई तोपों को चलाना सीखा। वहीं जंग में रूस के साथ खड़े बेलारूस को पुतिन इस्कंदर जैसी घातक मिसाइलों से लैस करने की तैयारी में है। दावा है कि जंग के बीच यूक्रेन ने बेलारूस के पास अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। यही नहीं, यूक्रेन का साथ दे रहे कई यूरोपीय देशों के सैनिकों की तादाद भी बेलारूस की सीमा पर बढ़ी है। खबर यह भी है कि यूक्रेन के करीब 20,000 सैनिक बेलारूस की सीमा पर भेजे गए हैं। इन हालात में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस से मदद की गुहार लगाई और दावा है कि इस खतरे से निपटने के लिए पुतिन ने उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया, जिसके तहत रूस न केवल हथियार बल्कि घातक इस्कंदर मिसाइल भी बेलारूस को देगा, जिसकी खासियत यह है कि यह परमाणु और गैर परमाणु हथियारों दोनों को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है और यह 400 से 500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। इस्कंदर मिसाइल की एक और खासियत यह भी है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। अपना रास्ता बदलकर अपने टारगेट को तबाह कर देती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व जासूस ने ग्लोबल न्यूज पब्लिकेशन इनसाइडर को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि यूक्रेन की सेना के हाथों झटके खाने के बावजूद साइबर हमलों में माहिर रूस वहां अपनी इस ताकत का खुलकर इस्तेमाल नहीं कर रहा। जंग की शुरुआत से ही इस बात ने रक्षा विशेषज्ञों को असमंजस में डाला हुआ। कोई यह समझ ही नहीं पा रहा कि पुतिन आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि जो रूस साइबर अटैक करके अमेरिका की कई पावर ग्रिड तक में सेंध लगा चुका है, वो यूक्रेन को जीतने के लिए अपने साइबर हथियार क्यों नहीं झोंक रहा। जबकि यूक्रेन की करीब 2.5 महीने से चल रही लड़ाई में रूस को कुछ खास हासिल होता नहीं दिख रहा। ऐसे में CIA में काम कर चुके रूस के मामलों के विशेषज्ञ माइकल लैनिगम ने दावा किया कि हो सकता है कि पुतिन यूक्रेन में एक सीमित लड़ाई ही लड़ना चाहते हो, लेकिन रूस की सेना का यूक्रेन में कछुए की चाल से आगे बढ़ना रक्षा विशेषज्ञों की भी समझ से परे है, क्योंकि युद्ध में रूस के महंगे महंगे हथियार बर्बाद हो रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका से मिले जैवलिन जैसे एंटी टैंक हथियारों के आगे रूस के दमदार टैंक ढेर हो रहे हैं। एक के बाद एक उसके जनरल और सैनिक मारे जा रहे हैं,
लेकिन फिर भी पुतिन यूक्रेन में अपने साइबर हथियार पूरी तरह मैदान में नहीं उतार रहे। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन में अपना इतना नुकसान क्यों करा रहे हैं। जब अमेरिका तक रूस की साइबर अटैक करने की ताकत को बड़ा खतरा मानता है, तो फिर पुतिन यूक्रेन में एक बार में तगड़ा साइबर अटैक करके जंग को आर या पार क्यों नहीं लगाते। माना जा रहा था कि यूक्रेन की जंग लंबी खिंचती देखकर पुतिन वहां ऑल आउट साइबर वॉर छेड़ देंगे और यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह कर डालेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि यूक्रेन के लिए यह राहत की बात नहीं, क्योंकि CIA के पूर्व एक्सपर्ट ने अपने इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि रूस यूक्रेन में लगातार साइबर हमले कर रहा है। वो यूक्रेन के कई सेक्टरों में वाइपर अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस असॉल्ट कर चुका है। वाइपर अटैक के जरिए दुश्मन के डिवाइस से पूरा का पूरा डेटा ही साफ कर दिया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में कंप्यूटर नेटवर्क को ठप कर दिया जाता है ताकि कोई इस्तेमाल ही न कर सके। और तो और बताया गया कि रूस यूक्रेन की बत्ती गुल करने की फिराक में भी था, जिसके लिए पिछले महीने ही वो यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा साइबर अटैक करने वाला था, लेकिन यूक्रेन ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के पब्लिश किए गए एक ब्लॉग में दावा किया गया था कि रूस साइबर हमलों को यूक्रेन में अपनी सेना की मदद के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ब्लॉग में बताया गया कि रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दागने के कुछ दिन बल्कि कुछ घंटों बाद ही साइबर अटैक करके दोहरा वार कर देता है ताकि यूक्रेन को निढाल किया जा सके। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जब पुतिन ने अपने एक से बढ़कर एक हथियार यूक्रेन में उतारे हुए हैं, तो फिलहाल उन्हें वहां बड़ा साइबर हमला करने की जरूरत भी नहीं, इसलिए वो बस सही वक्त की तलाश में है। खबर है कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के स्वीडन और फिनलैंड दौरे से पुतिन भड़क गए। वो पहले ही बोल चुके हैं कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हुए तो ये पश्चिमी देशों का डर दिखाएगा, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों रूस के पड़ोसी देश हैं और यूरोप की सुरक्षा में उनका अहम रोल है। खबर है कि स्वीडन और फिनलैंड के दौरे पर गए बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि ये दोनों देश जल्द से जल्द नेटो का हिस्सा बन जाएं। उन्होंने स्वीडन पहुंचकर इस बारे में बात भी की। यही नहीं, उन्होंने वहां की प्रधानमंत्री से मांग की कि ब्रिटेन और स्वीडन एक दूसरे के साथ सैन्य अभ्यास करें। Two countries even closer together, it will allow us to share more intelligence, bolster our military exercises. कहा जा रहा है कि नेटो की ओर से दोनों देशों को मैड्रिड समिट से पहले न्योता भेजा जाएगा। इससे पहले दोनों देश नेटो में शामिल होने से बचते रहे थे, लेकिन रूस ने यूक्रेन में जिस तरह से जंग छेड़ी है, उसके बाद ये मांग उठने लगी। लेकिन रूस इसके सख्त खिलाफ है। पुतिन तो आग बबूला हैं और नेटो को कायर बता रहे हैं। वहीं ब्रिटेन के अखबार द डेली मेल ने दावा किया कि रूस भले ही अपने यहां सब कुछ ठीक होने का दावा कर ले, लेकिन उस पर लगे सख्त प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को इतना तगड़ा झटका लगा है कि 3 दशक का रिकॉर्ड टूटने को है। द डेली मेल ने इसके लिए खुद रूस का ही हवाला दिया है। दावा है कि रूस के वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें आशंका जताई गई है कि इस साल रूस की जीडीपी 12% गिरेगी, जो कि अगर सच हुई तो ये रूस की जीडीपी में 1994 के बाद सबसे बड़ी गिरावट होगी। जीडीपी का गिरना ही किसी भी देश के पसीने छुड़ा देता है और 12% की गिरावट तो बहुत बड़ी होती है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि रूस की जीडीपी में 12% की गिरावट पुतिन की साख पर बट्टा है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था के इतने बुरे दिन तो तब भी नहीं आए थे जब सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद रूस सिर उठा रहा था।